अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 2026-25 के नस्ट यूनिवर्सिटी के नेट नंबर 1 24 ऑफ नवंबर के तमाम शिफ्ट के क्वेश्चंस का देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और मैथ्स के अंदर या फिर मेरे पास जितने भी पेपर्स आते हैं मैं उनको भी डिस्कस कर देता हूं। मगर टिपिकली ये वाली जो वीडियो होती है इसके अंदर हम मैथ्स को और इंग्लिश को नॉर्मली डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज के नेट नंबर 1 के 24 नवंबर के जितने क्वेश्चंस आए उनको देखेंगे। अभी जब मैं वीडियो डिजाइन करना स्टार्ट कर रहा था हमारे पास हमारे बैच नंबर 2 के एक शागिर्द थे। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज शेयर किया 6 मिनट का कि उनके कोई फ्रेंड थे, उन्होंने अभी अभी नेट का एग्जाम देकर आए थे, तो उन्होंने अपनी कुछ बातें शेयर करी थी। मैं वो भी आपको बताता हूँ। उस बच्चे ने एक बात जो बताई वो ये बताई थी कि भाई फंक्शंस के क्वेश्चन उनके पेपर में बहुत सारे आए। इसके अलावा वो चीज जो मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ, तो देखो, आप एक इंडिविजुअल बच्चे हो या आपके हद 10 दोस्त होंगे, 15 दोस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस में थ्रू आउट दी पाकिस्तान पाकिस्तान के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चे होते हैं। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ जो ऑडियंस होती है वो ज्यादा होती है। तो एक चीज जो मैं बार बार आपसे कह रहा था ना, वो उस बच्चे ने अपने ऑडियो मैसेज के अंदर भी शेयर करी हुई थी। और वो ये थी कि भाई पेपर के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हम फील कर रहे होते हैं कि भाई साइन 30 डिग्री, साइन 45, इनकी वैल्यूज भी जहन में नहीं रख पा रहे होते याद। तो मैंने आप लोगों से बात पहले भी कही थी कि खुदारा इनकी डेसिमल के अंदर वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ये बात मैंने कल की क्लास में भी कही थी, मगर कल की क्लास थोड़ी सी मेरी हैंग हो गई थी। तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक शॉर्टकट टेबल बना के दिखा देता हूँ कि भाई जब पेपर आपका स्टार्ट होना, इधर आप नस्ट बिजनेस स्कूल का टेस्ट दे रहे हो या फिर आप नस्ट इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो, आप हमेशा ये कोशिश करो कि भाई लाजमी तौर के ऊपर जो एक शॉर्टकट टेबल है ना वो पहले बना लो। कि भाई जैसी आपको पेपर मिले ना, जैसी आपको रफ शीट मिले, तो भाई कोशिश करो कि उस रफ शीट के ऊपर जल्दी से एक छोटा सा टेबल बना लो। आप कोई भी नस्ट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बिजनेस का है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे वो सीएस का है, चाहे वो आपके पास अप्लाइड साइंसेस का है, चाहे वो पर्टिकुलरली आपके पास नस्ट के अंदर आपके पास आर्किटेक्चर का एग्जाम है। भाई सिंपल आपको सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। 5 एंगल्स कौन से हैं दुनिया के अंदर? भाई एक है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है मेरे पास 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री और एक है 90 डिग्री। सही है। अगर आप ये सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यूज अपने जहन में रख लोगे ना, आपके पास दुनिया में कोई भी एंगल आ जाए उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत कमाल की ट्रिक है और ये ट्रिक है सर हाशिम जिया की भाई। ये मैथ्स शॉर्टकट है $1 बिलियन का। तो जैसे ही आपको रफ शीट मिले उसको पहले बना लो। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर वो मेरे जहन में याद रहेगी। भाई पेपर में इतना प्रेशर होगा, एक लाइन में 100 बच्चा बैठा हुआ है, तो आधे से ज्यादा बच्चों को उधर ही जो है ना, वो एक डायलेमिया स्टार्ट हो जाता है। भाई हर बच्चा इस तरह के जो माहौल होता है उसको फेस नहीं कर पाता, नॉर्मल सी बात है, इंसान होते हैं। तो भाई पहले से इस टेबल को अपने पास बना लो ताकि जैसे जैसे आगे चल के, क्योंकि भाई अगर आप नर्स बिजनेस का टेस्ट भी दे रहे हो या नर्स इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो, तो लाजिम है कि किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगी, तो आपका फायदा होगा, सोचने के ऊपर आप टाइम जाया करोगे। तो इस टेबल को देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, 0 30 45 60 90, आपने सिंपल ये एंगल्स इसी रेंज इसी पैटर्न पे लिखे जाते हैं। सबसे पहले देखो साइन के लिए टेबल होता है। अगर आपने टेबल समझ लिया ना, आप कॉस और टेंजेंट वैसे ही निकाल सकते हो। कैसे? ये देखो, सबसे पहले अगर मुझे ये टेबल बनाना है तो आपने करना क्या है, आंखें बंद करके सबके नीचे अंडर रूट लगा दो। सबके नीचे क्या कर दो भैया, अंडर रूट लिख दो। सबके नीचे अंडर रूट लिख दो, सबके नीचे अंडर रूट लिख दो। लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। अब डिवीजन में सबके नीचे 4 लिख दो। अब डिवीजन में क्या करो, डिवीजन में सबके नीचे 4 उतार दो। डिवीजन में सबके नीचे 4 उतार दो। डिवीजन में सबके नीचे 4 उतार दो। अब स्टार्ट करो जीरो से। 0 डिग्री का एंगल है ना, तो स्टार्ट भी कहां से करोगे, जीरो से करोगे। 0 डिग्री का एंगल है, स्टार्ट भी कहां से करोगे, जीरो से करोगे। जीरो के बाद फिर 1 पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 3 पे जाओगे, फिर 4 पे जाओगे। हमेशा याद रखिएगा 0 डिवाइडेड बाय 4, जीरो को जब किसी भी टर्म से डिवाइड करवाओगे जीरो आएगा, और अंडर रूट जीरो बराबर होता है जीरो के। अंडर रूट 1/4, रूट 1 बराबर होता है 1 के, रूट 4 बराबर होता है 2 के। रूट 2/4, रूट 2 बराबर होता है सिंपल रूट 2। पहले सिंप्लीफाई कर दो, 2/4 क्या होगा, 1/2। और रूट 1/2 क्या हो जाएगा, सिंपल ये बन जाएगा 1/√2, क्योंकि रूट जब 1 पे जाएगा तो 1 का रूट 1 होता है, और 2 का रूट रूट 2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट जब 3 पे जाएगा तो 3 रूट, और रूट 4 बराबर होता है 2 के, 4/4 1 होता है, और रूट 1 बराबर होता है 1 के। तो आपको विद इन सेकंड्स में आपकी वैल्यूज मिल गई। यानी कि इसके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। बच्चे बैठ के रट्टे मारते हैं, साइन 30 पता नहीं 1/2 होता है और रूट 3/2 होता है। भाई विद इन सेकंड्स में वैल्यूज मिल गई। अच्छा, इनकी वैल्यूज डेसिमल में भी याद रखो, ये बहुत पेपर में काम आएंगी। 1/2 कैसे किसके बराबर होता है, 0.5 के। 1/√2 बराबर होता है किसके, 0.707 के।
√3/2 किसके बराबर होता है? 0.86 के लगभग, और 1 के बराबर ही होता है। सही है? ये वैल्यूज़ डेसिमल में भी याद होनी चाहिए। भाई आप नस्ट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो तमाम मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर करनी है। इसी तरीके से देखो, अगर साइन की वैल्यूज़ आपको याद हो गई, तो कॉस की वैल्यूज़ तो बहुत सिंपल हैं। भाई साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि ज़रा और से बात समझो, ये बड़े मज़े का टेबल है भाई, ये विदिन सेकंड से बनता है। ये तुमने जो वैल्यूज़ अपनी लिखी है ना, ये तुमने राइट हैंड साइड से लिखी है अभी? सॉरी, ये आपने अभी लेफ्ट टू राइट के ऊपर वैल्यूज़ लिखी हैं। ये देखो, मेरी ज़रा बात समझिएगा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो आपने अभी ये वैल्यूज़ लेफ्ट टू राइट पे लिखी हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ इन तमाम पाँचों वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख दो, यानी कि राइट टू लेफ्ट पे लिख दो। जो राइट वाली वैल्यू है वो यहाँ पे पहले लिखो, फिर बाद में, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद वाली। यानी कि इस लाइन को उल्टा करके उतार दो। तो उल्टा करके उतारोगे तो क्या बन जाएगा? देखो, साइन के सबसे एंड में 1 आ रहा है, कॉस के सबसे स्टार्ट में 1 आ गया। फिर साइन का सेकंड लास्ट है √3/2, तो कॉस का पहला सेकंड वाला जो आ जाएगा √3/2। अच्छा, जो साइन फॉर ये बीच की वैल्यू है, तो ये भी एज इट इज यहीं पे आ जाएगी। फिर जो इसके आपके स्टार्टिंग की सेकंड वैल्यू है, इसके सेकंड लास्ट पे आ जाएगी। यानी कि उल्टा करके पूरी इस लाइन को उतार रहे हो, और इसकी जो पहली वैल्यू है उसके एंड में आ जाएगी। तो बेसिकली आपको ये आंसर्स आपके मिल गए। अब इसको पढ़ने का तरीका देखो। अगर कोई बच्चा कह रहा है ना सर ये हो क्या रहा है, भाई इसको पढ़ने का तरीका देखो। साइन 0 डिग्री का आंसर होता है 0, साइन 30 का आंसर होता है 1/2, साइन 45 का आंसर होता है 1/√2, साइन 60 का आंसर होता है √3/2, साइन 90 का आंसर होता है 1। सिमिलरली कॉस 0 का आंसर होता है 1, कॉस 30 बराबर होता है √3/2 के, कॉस 45 बराबर होता है 1/√2 के, कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के, और कॉस 90 बराबर होता है 0 के। अच्छा, टेंजन के अंदर क्या होगा? टेंजन के अंदर इस टेबल का बड़ा मजे का इस्तेमाल होता है। भाई टेंजन होता क्या है? टेंजन दुनिया में होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस के बराबर। तो टेंजन 0 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 के। तो साइन 0 डिग्री बराबर है 0 के, कॉस 0 डिग्री बराबर है 1 के, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0 के बराबर होगा। टेंजन 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 बाय कॉस 30। तो साइन 30 है 1/2 और कॉस 30 है √3/2। तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो टेंजन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। टेंजेंट 45 क्या होगा? साइन 45 बाय कॉस 45, तो √2 से √2 कट जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। टेंजेंट 60 क्या होगा? जो साइन 60 है डिवाइडेड बाय कॉस 60, तो नीचे वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, दैट्स द रीजन के √3 के बराबर होता है। टेंजेंट 90 क्या होगा? साइन 90 बाय कॉस 90, तो 1/0 बराबर होता है इन्फिनिटी के। अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 पोर्टल के ऊपर मौजूद होगा, या यूट्यूब पे अगर देखना चाहो तो वहां कहीं पे मैंने पढ़ाई भी होगी। वो लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में एक शॉर्टकट कि 90 से बड़ा एंगल आ जाए, फिर उसको हम रेफरेंस एंगल की बेसिस पे चेक करते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वो एक अलग चीज है। मगर एटलीस्ट ये 5 एंगल्स तो आपको कंपलसरी याद होने चाहिए। अच्छा, इन्वर्स के अंदर भी ये टेबल काम करेगा। कैसे? कि देखो, अगर आपसे कोई बंदा पूछे साइन इनवर्स 0.5 क्या होता है, तो साइन इनवर्स 0.5 30 डिग्री होता है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कॉस इनवर्स √3/2 क्या होता है? 30। कॉस इनवर्स 1 क्या होता है? 0। कॉस इनवर्स 45, कॉस इनवर्स 1/√2 क्या होता है? 45 डिग्री। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? 90। टेंजेंट इनवर्स √3 क्या होगा? 60 डिग्री। तो इनवर्स में चूंकि आप नंबर्स को देख के एंगल के ऊपर जाते हो, आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि लेट्स सपोज साइन के अंदर जब एंगल डालते हो ना, तो आपको आंसर में एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। व्हाइल इनवर्स में उल्टा काम होता है। इनवर्स में क्या होता है? उल्टा काम, कि जब आप न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर इनवर्स के फंक्शन पे अप्लाई करोगे, तो आपको वापस से क्या मिल जाता है? एंगल मिल जाता है। ये बेसिक चीज़ है भाई, इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो जो अभी मैं असल में जब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा था ना, उससे पहले ही मेरे पास बच्चे का ऑडियो मैसेज मैंने देखा, तो आई वाज़ लाइक यार ये चीज़ तो मैंने अपने बच्चों को बहुत दफ़ा बताई है। तो आप लोगों को ये बात तो लाज़मी तौर पे मालूम होनी चाहिए कि भाई वो बच्चा यही कह रहा था कि यार ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनके अंदर सोचने में टाइम लगता है, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा देखो, नस को अगर अपनी ड्रीम समझते हो ना, तो ख्वाब जो होते हैं ना, सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। दुनिया के अंदर 99% लोग जो होते हैं ना, ख्वाब देखते हैं अमेरिका जाना है, ख्वाब देखते हैं कि भैया नस्र जाना है, ख्वाब देखते हैं कि बिलियनियर बनना है, या ख्वाब कोई भी ख्वाब देखते हैं, मगर वो अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए मेहनत नहीं करते। तो अगर नस्ट आपका ख्वाब है तो उसके लिए मेहनत जरूरी है। तो भाई एक ख्वाब अगर आपका नस्ट में जाना है ना, तो उसके लिए मेहनत क्या है? उसके लिए मेहनत ये कि बेसिक कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखो। जैसे कि 20 तक के टेबल्स आप लिख के रख लो कि भाई मेरी जो पहली क्लास होती है ना, हमेशा उसमें मैं बताता ही ये हूँ कि खुदारा 20 तक के टेबल्स को याद रखो, 20 तक के टेबल्स लाजमी याद करो, 20 तक के टेबल्स कंपलसरी है। इसके अलावा जो बेसिक स्क्वायर रूट्स होते हैं, जैसे √2 बराबर होता है किसके? 1.4 के। आपके पास सिमिलरली जो √3 होता है ये बराबर होता है 1.7 के। सिमिलरली जो √5 होता है बराबर होता है तकरीबन 2.2 के। सही है? इस तरीके से बेसिक जो फ्रैक्शंस होती है आपके पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 अप टिल 1/10 आपको याद रहनी चाहिए, इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती हैं। आपको 25 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये तो भैया नर्सरी क्लास से पढ़ लो ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अप टिल 25 का स्क्वायर। ये बेसिक चीज है यार।
अगर आप इनमें फँस रहे हो ना, इसका मतलब आप नस्ट आपका ख्वाब नहीं है। आप सिर्फ़ प्रेशर पे कर रहे हो या सिर्फ़ आप फैमिली प्रेशर के ऊपर या खानदान के प्रेशर के ऊपर नस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो। क्योंकि अगर तो आपका अपना वो ड्रीम होता, आप उसकी प्रोटेक्ट करते। भाई किसी और के कोई और आपके ड्रीम्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये चीज़ तो आपको खुद से मालूम होनी चाहिए। 20 तक के टेबल्स याद नहीं कर सकते तो 15 तक के टेबल्स तो कंपल्सरी है यार, फिंगर टिप्स होने चाहिए आपके 15 तक के टेबल्स। अगर नहीं याद अपने आप से सवाल पूछो, तो फिर नस का ख्वाब देखना छोड़ दो, नस नहीं जा सकते पहले बता रहा हूँ। क्योंकि भैया आपका एक-एक सेकंड बड़ा कीमती है। ऑन एवरेज एक एमसीक्यूज़ के ऊपर 54 सेकंड्स खाली आप दे सकते हो। तो ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो उस बच्चे ने शेयर किया, मैं उसको भी बता देता हूँ कि भाई कॉनिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे पेपर में आ रहे हैं और कॉनिक्स के अंदर स्पेसिफिकली जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताई थी, और वो लॉजिक ये थी कि भाई सर्कल को कैसे पहचानोगे, सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी है, एलिप्स की इक्वेशन कौन सी है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पहली वाली भी क्लास में ही बताया था, जो नस्ट की डे नंबर 1 था उसके अंदर भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो भाई सर्कल की पहचान क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, अगर इक्वेशन सर्कल की है ना, तो उसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, और ये दोनों के दोनों कंपलसरी है कि पॉजिटिव होंगे, और इन दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी इक्वेशन मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर हैं। या फिर लेट सपोज आपकी इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 14y इक्वल टू 0। ये भी सर्कल की इक्वेशन है। कैसे? कि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हैं, दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे हैं। अब ये छोटी-छोटी बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्री का नंबर है। अब कोई बच्चा बोले सर नर्स का पेपर इतना लेंथी आ गया था। भाई लेंथी इसलिए आया था, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं था, तुम्हें टीचर्स ने पढ़ाया नहीं था। आपको हमारे बैजेस के अंदर पाकिस्तान के बड़े-बड़े नाम ये तमाम चीजें कवर करवा चुके हैं। वाहिद इदारा जिसने नेट 1 से पहले पूरा कोर्स लाइव क्लासेस में कवर करवाया। बेतहाशा बच्चे हमारे बैच के बैठे होंगे भैया, आपके किसी ना किसी कॉलेज के अंदर, एकेडमी के अंदर हमारे एकेडमी के बच्चे होंगे, आप उनसे पूछिए। सिमिलरली पैराबोला की कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पैराबोला, अब ये क्वेश्चन नस में आ रहा है, हर दफा आपके पास 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, एग्जामिनर बोलेगा पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, पैराबोला का सेंटर निकालना है, कुछ भी निकालना है। तो भाई पैराबोला की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि पैराबोला की इक्वेशन के अंदर या तो एक्स स्क्वायर होगा या फिर वाई स्क्वायर होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो भाई पैराबोला की इक्वेशन की खास बात क्या होती है? या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, कोई एक चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों चीजें मौजूद नहीं हो सकती। सिमिलरली हमारे पास अगर इक्वेशन आ जाए एलिप्स की, तो एलिप्स की इक्वेशन की खास बात क्या है? भाई एलिप्स की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि एलिप्स की इक्वेशन सर्कल जैसी होती है कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, दोनों का पॉजिटिव होना कंपलसरी है। मगर डिफरेंस क्या होता है कि भाई इनका जो कोफिशिएंट होगा ना, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, वाई स्क्वायर भी मौजूद है, दोनों का सेम साइन है, मगर कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे। कोफिशिएंट शुड ऑलवेज बी डिफरेंट, कोफिशिएंट कभी सेम नहीं हो सकते। सही है ना भैया? अच्छा, इसी तरीके से आपके पास जो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला की कंडीशन ये होती है कि भाई हाइपरबोला के केस के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर भी मौजूद होता है, वाई स्क्वायर भी मौजूद होता है, मगर ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि भाई एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। तो बेटा देखो, हाइपरबोला की कंडीशन ही क्या होती है हमारे पास? हाइपरबोला के केस के अंदर आपके पास हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अपोजिट होना कंपलसरी है, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये हाइपरबोला की बुनियादी कंडीशन है। आपके पास बेशक इक्वेशन सिमिलर हो, यानी कि कोफिशिएंट सिमिलर हो, मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होती है कि भाई एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इसके अलावा आपको इनकी एसेंट्रिसिटीज मालूम होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चे के पेपर में आएगा एनईटी के अंदर, कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? जीरो के बराबर। सही है? आपके पास पैरा उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई सर्कल के केस के अंदर जो आपका सेमी मेजर एक्सिस होता है और सेमी माइनर एक्सिस होता है, आपस में बराबर होता है। सही है? पैराबोला की एसेंट्रिसिटी होती है 1 के बराबर। एसेंट्रिसिटी कहते हैं कि भाई एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक, उस पॉइंट से लेके आपका जो फिक्स पॉइंट आ रहा है उसका डिस्टेंस, उसका रेशियो आपका पॉइंट से लेके एनी फिक्स लाइन तक का जो आपका रेशियो होगा वो सिमिलर होना, वो आपके पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। कि भाई पॉइंट टू अ फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट टू द फिक्स लाइन का जो रेशियो होता है, दैट इज नोन एज द एसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में 1 होता है। इलिप्स के केस के अंदर हमेशा क्या होता है? इलिप्स के केस के अंदर ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है बट लेसर देन 1 होता है। पैराबोला के केस में 1 होता है, जबकि हाइपरबोला के केस के अंदर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जबकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस के अंदर इट इज अंडर रूट 2, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक रेक्टेंगल की शेप के ऊपर फॉर्म अप हो रहा होता है। खैर, ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हर बच्चे के पेपर में भी नस के अंदर आ रहा है, मैं बता बता के थक गया कि भाई
कुछ करो ना करो इस क्वेश्चन को कवर करके चले जाओ कि भाई आपके पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं कॉनिक की, ये टॉपिक आप में से हर बच्चे के पेपर के अंदर आएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट हर बच्चे के पेपर के अंदर पूछा जाएगा। कुछ करो ना करो इसको लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। ये मैं बता बता के थक गया कि भाई पैरामेट्रिक इक्वेशंस का जो टॉपिक है इसको लाजमी तौर पे कवर करना ही करना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन और जो अभी आपके पास नस्ट के पेपर के अंदर, ये हर बच्चे के पेपर के अंदर आ रहा है, ये होता है डोमेन और रेंज का। किसकी डोमेन और रेंज? भाई साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, साइन इनवर्स की, कोसेक की, सेक इनवर्स की, इनकी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन हर बच्चे के पेपर के अंदर आएगा। इसी तरीके से आपके पास जो टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको बेसिक फॉर्मुलाज मिल जाएंगे कि भाई आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि सर्कल की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, एलिप्स की क्या होती है, कि भाई सर्कल की आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसके बराबर है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस का एम स्क्वायर। पैराबोला की आपके पास सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम। इसके अलावा आपके पास एलिप्स की होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जबकि हाइपरबोला के अंदर ये सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाती है। ये बहुत पेपर के अंदर पूछी जा रही होगी आपके पास। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास आज की क्लास के अंदर जो पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया इंटीग्रेशन एक्स, पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है ये हमारे पास आज के जो नर्स का पेपर हुआ और जो कल के लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे सारे के सारे वो आ रहे हैं मैथ्स के पोर्शन के अंदर। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन है ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, फाइंड द डिस्टेंस। अब ये तो यार मजे का क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो आपको दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट आपके पास आ रहा है ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। पॉइंट क्या आ रहा है? ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। और दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अच्छा, बी होगा या ए होगा? मेरे ख्याल में तो ए होना चाहिए। ए साइन थीटा है, बी कॉस थीटा है, तो फिर बी कॉस थीटा बी साइन थीटा होगा ना यार। ये एक जैसी वैल्यूज होनी चाहिए यार, अलग अलग वैल्यूज क्यों आ रही हैं? अब आप बताओ भाई क्या करें? ए साइन थीटा करके चेक कर लें, ए साइन थीटा करके सॉल्व कर लें। देखो क्वेश्चन तो बच्चे ने बताया ना, जो भी हो पैटर्न तो यही रहेगा। खैर, तो भाई ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा पहला वाला पॉइंट, और दूसरे वाले पॉइंट को आप बोलोगे x2 कॉमा y2। सही है ना भैया? अब देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल b कॉस थीटा माइनस का a साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा प्लस के साइन के बाद y2 माइनस y1। तो ये बन जाएगा आपकी बारी के अंदर y2 माइनस y1, तो a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। अब यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड भी करना पड़ जाए आपको, लेट सपोज एग्जामिनर कहता है इसको फर्दर एक्सपेंड, तो बेटा देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से यहाँ पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे भाई? डी का डी एज इट इज, पहले यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला तो अप्लाई बल्कि कर दिया है। यहाँ पे सिंपल तरीके से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान पैटर्न के ऊपर ले जाओ ना। आसान पैटर्न क्या होता है कि इसको अपनी जिंदगी में थोड़ा सा आप आसान कर दो। आसान मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे अल्लाह भला करे एक जो बेसिक काम कर सकता हूँ वो थोड़ा सा अपनी शक्ल में नीचे कर दूं। हाँ, आसान काम मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई इसको इजी वे में रिप्रेजेंट करवा देता हूँ। कॉस को मैं सी से रिप्रेजेंट करवाऊंगा, एस साइन का मतलब है एस, ताकि मेरा जिंदगी थोड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो ये बन जाएगा सिंपल ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। सी का मतलब कॉस है, एस का मतलब साइन है। भाई ये जल्दी जल्दी सॉल्व पेपर में ऐसे ही होता है भाई, ये हंसने की बात नहीं है। प्लस का ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर आगे आ जाएगा पॉजिटिव का, आगे आ जाएगा पॉजिटिव का, और अब की बारी में क्या हो जाएगा? अगेन ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, जिंदगी आसान हो गई यार, जिंदगी आसान हो गई भैया। कैसे? कि अगर मैं इसको फर्दर अब सॉल्व करने के लिए जाऊं, तो भाई ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सिमिलरली आगे जाके पॉजिटिव का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। और माइनस का 2ab कॉस, माइनस का 2ab कॉस इंटू साइन, माइनस का 2ab इंटू कॉस साइन, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दी माइनस का 2 4 टाइम्स ऑफ दी कॉस इंटू साइन। अब ये इसका आंसर मुझे तो लगता है भाई ये होगा।
यहाँ से कुछ कॉमन तो हम दे नहीं ले सकते, क्योंकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के, बट यहाँ पे तो वो भी नहीं कर सकते। डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या होंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे क्वेश्चन हमें लगता है सही नहीं गिवन। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन लेट सपोज कोई बच्चा कहता है सर नहीं सर बी साइन थीटा पे आया हुआ है, तो बी साइन थीटा पे अगर क्वेश्चन आया हुआ है उस सूरत में x2 माइनस x1 तो यही रहेगा, y2 माइनस y1 में यहाँ पे खाली b आएगा। चलो मैं करके चेक कर लेता हूँ उस सूरत में क्या बन रहा है। उस सूरत में ये यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सिंपल, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 2 टाइम्स ऑफ दी, दोनों में चूंकि बी आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा सिंपल बी स्क्वायर इंटू साइन कॉस और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। उस सूरत के अंदर फिर क्या बनता, उस सूरत के अंदर ये बन जाता मेरे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे क्या, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और इधर मेरे पास अगेन वही चीज रहेगी, ये फर्दर सॉल्व नहीं कर सकोगे इसको भाई, फर्दर आप फिर भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकोगे इसको। तो क्वेश्चन में बच्चे ने कोई भड़ मारा हुआ है, अदरवाइज सॉल्व इसी पैटर्न के ऊपर होगा। ये वाला क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आया हुआ है, पैटर्न यही रहेगा आपके पास। डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो वी कैन नॉट सॉल्व फर्दर, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शंस। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्वेश्चन गिवन द इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 7। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 7 इंटू डी एक्स का डी एक्स। इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर जब आप भेजोगे तो इंटीग्रेशन एक दफा एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई होगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के ऊपर, फिर एक दफा आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे 7 इंटू डी एक्स के ऊपर। तो भाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, भाई देखो ये 2 जो है ना ये कांस्टेंट है पहले आ गया, तो यानी कि इंटीग्रेशन बेसिकली अप्लाई हो रही है एक्स की पावर -2 के ऊपर। तो अगेन इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक दफा ऊपर भी लिखोगे उसको एक दफा नीचे भी लिखोगे, और 7 की इंटीग्रेशन होगी 7x के बराबर प्लस का c। सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया, क्या मुश्किल बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन में बच्चा कहता है कि सर क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस का एक्स स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है जरा और से पहले तो बात को हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे कह क्या रहा है। भाई एग्जामिनर मुझसे कहता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऊपर 4 आ रहा है, नीचे डिवीजन में अंडर रूट के अंदर 4x प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनता है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो बच्चा कह रहा है ना ऑल ऑप्शंस वर द फॉर्म ऑफ द एलएन, भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, मेजॉरिटी बच्चों को बात नहीं पता होगी कि देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन मेरे पास क्या मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है ऊपर 4 था, नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास क्या है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, पॉजिटिव के अंदर है ना, दोनों को कहीं भी लिख सकते हो। खैर, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। पहले तो आप देखो आपके पास ये नीचे वाली टर्म क्या है, नीचे वाली टर्म मेरे पास क्या आ रही है, नीचे वाली टर्म मेरे पास आ रही है सिंपल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का 4x। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में x प्लस का 4 बचेगा, नॉर्मल सी मैथ्स है ना, x प्लस का a यानी कि बन रहा है। तो भाई मेरे पास ये क्या बन रहा है, ब्रैकेट में x प्लस का a बन रहा है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ओरिजिनली क्वेश्चन आपको मौजूद था x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ax, अगर आपने यहाँ से फैक्टर निकाला तो ये क्या बन गया x प्लस का a का मतलब कांस्टेंट, तो 4 इज अ कांस्टेंट। तो हमें पता है कि कभी भी दुनिया के अंदर इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो अंडर रूट के अंदर आपके पास इस तरह का फैक्टर मौजूद हो x इंटू एक्स प्लस का a, तो भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, तो भाई अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हमसे क्या बात करता है कि भाई इसका आंसर किसके बराबर होगा, इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा बराबर होगा किसके, ये बराबर होता है, लेट मी चेंज द पेन, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से किसके, ये बराबर होगा सिंपल तरीके से ln का ln अंडर रूट के अंदर x प्लस का a, और आगे आ जाएगा पॉजिटिव के साइन के बाद प्लस का अंडर रूट x प्लस के c के। ये बेसिकली हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, वी हैव ऑल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारा वेरिएबल है और a किसके बराबर है, a बराबर है 4 के, तो उससे रिप्लेस करवा दोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर ये आया कैसे, ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं, भाई उसके पीछे रीजन है कि हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर इफ यू गाइस रिमेंबर हम क्या पढ़ते थे कि भाई कभी भी अगर आपके पास रूट के अंदर x इंटू एक्स प्लस ए की फॉर्म में कोई चीज गिवन है तो बेटा वो हमारे पास क्या होता है, हम x को फिर रिप्लेस करवाते थे किससे, a इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा से। ऐसा ही है ना भाई, किससे रिप्लेस करवाते थे आप, उसको रिप्लेस करवाते थे x इंटू ए टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ। तो भाई यहां पे भी तो यही कंडीशन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा a इंटू
टेंजन स्क्वायर थीटा। फिर आगे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर अगेन मेरे पास आ जाएगा, अच्छा वैसे दोनों में ए आ रहा है तो ए कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बन जाएगा ए इंटू टेंजन स्क्वायर थीटा प्लस का ए। अब इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर जाते थे, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाओगे, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ से अगर आप ए कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा रूट के अंदर यहाँ से ए कॉमन आएगा तो ये ए बाहर आ जाएगा और ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन गया, और ये बन जाएगा टेंजन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, टेंजन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो ये इस फॉर्म में आ गया। फिर आप इसको पर्टिकुलरली फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए देन हमारे पास एक लॉजिक होती है कि टेंजन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू टेंजन स्क्वायर थीटा, और टेंजन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर होता है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, तो भाई ये हमारे पास रेप्लिकेट हो जाएगा। ए सबके ऊपर रूट आ रहा है, सारे प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर मौजूद है, सबके ऊपर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो भैया रूट सबके पास जाएगा तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपल आपके पास बचेगा ए इंटू टेंजन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब फाइनली आप इसके ऊपर क्या करते थे, इंटीग्रल अप्लाई करने के ऊपर जाते थे, तो अगर मैं अब इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करने के ऊपर जाऊं तो इंटीग्रेशन इसको रिड्यूस कर देगा ना भाई, इंटीग्रेशन क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो हमारे पास तभी जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास सिंपल एलन सेक थीटा प्लस का टेंजन थीटा के बराबर। तो भाई ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका आंसर आ गया। अब इसको आप वापस अपनी इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करवाने के ऊपर जाओगे, ये आपके पास आपका सब्स्टिट्यूशन पे आंसर आ गया। अब इसको अपनी वापस इक्वेशन रिप्लेस करवाने के ऊपर जाओगे, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही आ रहा होगा। तो बताने का मकसद ये कि भाई इसके अंदर आपको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन के आंसर याद होने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्टली आपको आंसर्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि भाई इतना बड़ा लंबा काम आप ही नहीं कर सकते। या फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक ये हो सकती है कि आप सिंपल तरीके से जो आपको ऑप्शंस गिवन है आप उनका डेरिवेटिव अप्लाई करके चेक कर लो, ये भी एक तरीके कार फॉलो किया जा सकता है। मगर अगर तो सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं आती तो इट कैन बी अ वेरी लेंदी क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आती तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है x माइनस का 2ay माइनस का b इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का ay प्लस b इक्वल टू 0, दीस लाइंस आर पैरेलल फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 0, और एक ऑप्शन ये भी था नो वैल्यूज ऑफ a। चेक कर लेते हैं भाई। देखो भाई, मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है x माइनस का 2ay प्लस का सॉरी x माइनस का 2ay माइनस का b इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आ रही है 2x माइनस का ay प्लस का b इक्वल टू 0। एग्जामिनर कह रहा है a की क्या वैल्यू होगी जिसके ऊपर अगर लाइंस पैरेलल हैं, a की क्या वैल्यू होगी। देखो दो तरीकों से चेक कर सकते हो, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हमेशा याद रखिएगा दोनों लाइंस के अंदर x और y कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, एक कंडीशन तो ये होती है। एक कंडीशन और होती है कि अगर तो दुनिया में कभी भी लाइंस पैरेलल हैं तो पहली वाली लाइन का जो x कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय सेकंड वाली लाइन का x कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए फर्स्ट लाइन के y कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सेकंड लाइन के y कोफिशिएंट के। मगर ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सेकंड लाइन के कांस्टेंट के। ये कंडीशन एक और होती है। दो तरह की कंडीशंस होती हैं, हमेशा लाइंस अगर पैरेलल होंगी दोनों लाइंस के x y कोफिशिएंट बराबर होंगे। सही है। तो अगर मैं पहली वाली लाइन का एक्स कोफिशिएंट देखूं, एक्स कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर, तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, इक्वल टू के बाद b1 की वैल्यू आ रही है आपके पास नेगेटिव का 2a, और यानी कि b1 का मतलब होता है फर्स्ट लाइन का y कोफिशिएंट, b2 का मतलब है सेकंड वाली लाइन का y कोफिशिएंट दैट इज नेगेटिव का a। ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कट गया, a भी खत्म हो जाएगा, a ही खत्म हो गया यहाँ पे तो भाई, तो 1/2 इज इक्वल टू 2 बचेगा यहाँ पे तो भाई, तो a तो बच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब a की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती यहाँ पे, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा कि नो वैल्यूज ऑफ ए, नो वैल्यूज ऑफ ए, यानी कि भाई इसका सिंपल सा मतलब है नो वैल्यू ऑफ ए कैन मेक दिस लाइन पैरेलल। चाहे ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट पी क्यू आ रहा है और एक और लाइन सेगमेंट ए बी आ रहा है, तो बताइए अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो मेरा बेटा देखो दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं ना तो वहां पे कंडीशन क्या होती है स्लोप्स की, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी, अगर माइनस के 1 को दूसरी तरफ भेजोगे प्लस का 1 बन जाएगा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया पास्ट पेपर का आ रहा है शेडेड एरिया प्रॉब्लम का। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कि भाई तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर चार सर्कल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक स्क्वायर है उस स्क्वायर के अंदर चार सर्कल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये आ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से कुछ गिवन होगा कि ये आपके पास एक सर्कल ये आ गया और एक सर्कल मेरे पास ये आ गया, सही है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो यार।
और ये स्क्वायर का डब्बा बंद कर दो। सही है। आपको रिमेनिंग वैल्यू निकालनी होगी। सही है। आपको जो है ना ये वाला सारा रीजन शेडेड होगा, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। सही है। तो आपको शेडेड एरिया प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई? ये क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर में बहुत दफा करवाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2, यानी कि सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है, ये सिमिलर सर्कल्स आ रहे हैं चारों के चारों। अगर सर्कल का रेडियस आ रहा है 2 के बराबर, तो बताइए एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा? अरे भाई और आसान क्वेश्चन। ये तो शेडेड एरिया का भी क्वेश्चन नहीं है भाई, मुझे लगा शेडेड एरिया का क्वेश्चन होगा थोड़ा मुश्किल होगा। ये तो और आसान क्वेश्चन है कि भाई सर्कल का रेडियस गिवन था 2 यूनिट्स के बराबर। तो सर्कल का रेडियस गिवन था 2 यूनिट्स के बराबर। अब जरा और से बात समझिएगा, सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। ऐसा ही है। सर्कल का रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। तो ये आपके पास सर्कल का रेडियस आ रहा है सेंटर से लेके, तो ये भी सर्कल का रेडियस होगा। तो डायमीटर बन गया। तो अगर 2 यूनिट्स ये है तो 2 यूनिट्स ये भी होगा। सही है। तो 4 बन गया। ओवरऑल डायमीटर कितना बन गया? 4 बन गया। सिमिलरली तुम्हारे पास अगर सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो ये भी तुम्हारे पास 4 बन गया। तो ओवरऑल 4 और 4 क्या बन गया? 8। तो यानी कि स्क्वायर की एक साइड आ गई 8 के बराबर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन, अच्छा ये बच्चे ने अपने पास से मुझे बताया है कि भाई सर हाशिम ने सही करवाया हुआ था, सेम क्वेश्चन करवाया हुआ था। पास पेपर्स के क्वेश्चंस बेतहाशा रिपीट होते हैं अगर आप तरीके से सारे पेपर्स कवर करके जाओ। मगर पास पेपर्स पे उस वक्त जाना है जब आपने अपने कंप्लीट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। दिन में एक अरसे का टाइम रखो। ये तमाम चीजें आपको बैजेस में हमने पढ़ाई हुई हैं भाई। बैजेस का फायदा ही क्या होता है कि लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाता है। तमाम की तमाम ट्रिक्स पढ़ाई जाती हैं भाई। सर हाशिम अगर अच्छे नहीं लगते, सर हाशिम की बातें अगर अच्छी नहीं लगती, प्रोफेसर आफ्ताब पाकिस्तान का एक लेजेंड पढ़ा रहे हैं आपको। सर बिलाल जे अच्छे नहीं लगते, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड पढ़ा रहे हैं भाई। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश कवर करवा रहे हैं। किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तमाम का तमाम कोर्स कवर करवाया जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2 यूनिट्स देन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, अगर तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है ज्योमेट्री का, अब की बारी में एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्कल है और बाहर तुम्हारे पास एक स्क्वायर आ रहा है। तो अगर तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे नहीं पता कि भाई ये इसने पूरा डायग्राम तो हमारे पास गिवन नहीं है, डायग्राम एग्जैक्टली क्या आ रही है। अगर तो ये डायग्राम एग्जिस्ट कर रही है, अगर आपको साइड ऑफ अ स्क्वायर गिवन है, अगर तो आपको साइड ऑफ अ स्क्वायर गिवन है किसके बराबर? 2 यूनिट्स के बराबर। तो यानी कि भैया साइड क्या होती है? साइड कंप्लीट डिस्टेंस होता है ना भैया। तो अब जरा और से देखो, तो भाई ये भी तो तुम्हारे पास साइड के बराबर की लेंथ है। ये लेंथ कितनी है? साइड के बराबर की लेंथ आ रही है। तो है ना भाई, ये भी साइड के बराबर की लेंथ है, और ये एक्चुअल के अंदर सर्कल का डायमीटर भी है। यार ये थोड़ा सा जो है ना मेरा इधर इधर नहीं बनना यार, खैर है। तो मेरी डायग्राम की माजरत है यार। तो ये आपके पास साइड की वैल्यू गिवन है किसके बराबर? इसके बराबर। आपको साइड गिवन है इतनी, तो भाई साइड का आधा क्या होगा? रेडियस होगा। इधर भी आधा क्या होगा? रेडियस होगा। तो भाई जो स्क्वायर की साइड आ रही है वो सर्कल का डायमीटर भी है, तो आपके पास रेडियस क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ अ सर्कल अगर कैलकुलेट करना है या सर्कमफेरेंस निकालना है, सिंपल फॉर्मुला अप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर। तो पाई 1 का स्क्वायर यानी कि 1 पाई स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हर बच्चे को लगता है भाई, याद रखिएगा जिस बच्चे के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना उससे उसकी डिफिकल्टी पूछा करें। अक्सर ह्यूमन नेचर ये होती है कि भी बच्चे कहते हैं सर वो पहले वाले दिनों के क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप हॉल में बैठते हो तो बेटा वहां पे अलग ही आलम होता है। एक रो में हजार हजार बच्चा बैठा हुआ, 100 100 बच्चा बैठा हुआ, 200 बच्चा बैठा हुआ, तो वहां पे आप प्रेशर ज्यादा फील करते हो। वहां पे जो आसान क्वेश्चन होता है वो भी आपको डिफिकल्ट लगता है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी आपको लगेंगे जब आप घर पे बैठ के देख रहे हो, जब आप बस में बैठ के देख रहे हो। मगर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको देखो तो अल्लाह से ये दुआ ना मांगो कि आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाले से ये दुआ हमेशा मांगो कि भाई जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सको। दोनों दुआओं में बहुत डिफरेंस है। इजी क्वेश्चन भी बहुत दफा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, उस वक्त जहन ही नहीं खुल पाता बच्चे का, उस वक्त बच्चा गलत कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देता है। तो ऊपर वाले से कभी ये दुआ ना मांगो कि इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाले से हमेशा ये दुआ मांगो कि जो क्वेश्चन है आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। दोनों दुआओं में बहुत डिफरेंस होता है भाई। खैर, अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि a कॉमा 1/b कॉमा 1/c आर इन एच पी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए सी इज इक्वल टू 1/b - c। सर कुछ इस तरह के ऑप्शंस थे। कोई मसले की बात नहीं मेरा बच्चा, अगर आपने हमें क्वेश्चंस बता दिए इट्स मोर देन इनफ। भाई एक बच्चे ने हमें क्वेश्चन बताए हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। सिंपल सी बात है, हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ क्वेश्चन बताना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बताओ ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके। अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एग्जामिनर कह रहा है a कॉमा 1/b कॉमा 1/c एचपी के अंदर था। तो अगर ये एचपी के अंदर है तो आप पहले तो इसको एपी में कन्वर्ट करवा लो। तो ये बन जाएगा 1/a कॉमा b कॉमा c।
अब अगर मैं इसके अंदर से मिडिल टर्म निकालने पे जाऊं, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि भाई या तो आप एपी की डेफिनेशन मेथड को अप्लाई करो। एपी की डेफिनेशन ये होगी कि भैया पहली दो टर्म्स के दरमियान का कॉमन डिफरेंस और एंड की दो टर्म्स के दरमियान का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, या तो उस लॉजिक को इस्तेमाल करो। या फिर एक लॉजिक और है कि मैं यहाँ पे एवरेज लेने पे जाता हूँ, तो एवरेज क्या होगा, मीन। एवरेज कहते हैं मीन को, यानी कि बीच वाली वैल्यू और फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आ रही है 1/a, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, प्लस का c और नीचे डिवीजन में 2 का 2 आ गया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, एलसीएम लूं, इस सी के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो नीचे आ जाएगा ए, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे आ गया ए सी, और इधर आ गया 2 का 2, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 1 प्लस का ए सी डिवाइडेड बाई ए। अगेन ए डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस का ए सी। एक तरीका तो ये भी है सॉल्व करने का यार। अब डिपेंड करता है किस फॉर्मेट के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये भी है, अगर मैं एक जैसी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 2ab माइनस का ए सी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए आप कॉमन ले लो बेशक, तो ये बन जाएगा 2b माइनस का c इज इक्वल टू 1। अब हो सकता है ये आंसर हो भाई, क्योंकि ऑप्शंस तो गिवन नहीं है, तो यू कैन नॉट सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आया था। अरे यार ये तो फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा भाई, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है 2i प्लस का 1/2 j माइनस का 1/2 k। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, सिंपल तरीके से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास अगर ये कंप्लीट वेक्टर गिवन है, तो भाई अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, सबसे पहले तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम आई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, फिर जे कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, और फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन पॉजिटिव ही कर देगा ना उसको। तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1/4, इधर भी आ गया 1/4, इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ, तो ये बन जाएगा 16, नीचे 4 का 4 और 1 और 1, तो ये बन गया मेरे पास 16 17 18, 18/4, 18 होता है 9 2 जार, तो 9 इंटू 2 18 होता है ना, और नीचे √4 बराबर है 2 के, तो ये ऊपर आ जाएगा √9, √9 3 के बराबर होता है, 3 बाहर गया, अंदर √2 और नीचे आ गया 2 का 2, तो ये आपके पास आपका मैग्नीट्यूड आ गया। सही है। अब करना क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी आपका ओरिजिनल वेक्टर था उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया जाए। ओरिजिनल वेक्टर ये था ना, तो भाई ये जो 2 डिवाइडेड बाय 3√2/2, इस ये भी डिवाइड होगा इंटू आई कंपोनेंट प्लस का 1/2 एज इट इज, और इससे भी डिवाइड होगा 3√2/2 इंटू जे कंपोनेंट। डेट्स द रीजन पेपर में आया था भाई, ताकि लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं आती होती। 1/2 नीचे डिवीजन में 3√2/2 इंटू के कंपोनेंट, इसको आप सिंप्लीफाई करवाओ, तो ये आ गया 2 का 2, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो 2/3/√2 हो जाएगा। आई का आई एज इट इज, फिर प्लस का 1/2, यहाँ पे भी उल्टा करके लिखा जाएगा तो 2/3√2, यहाँ पे भी उल्टा करके लिखा जाएगा तो 1/2 इंटू 2/3√2, ये जे कंपोनेंट और यहाँ पे के कंपोनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करवाएं तो ये बन गया ऊपर 4/3, और चूंकि √2 कभी भी डिवीजन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट की वैल्यू नहीं, तो √2/√2 क्या हो जाएगा, √2/√2 से डिवाइड करवाओगे तो ऊपर आ जाएगा √2, क्योंकि अगर यहाँ पे रैशनलाइज करवाओगे √2 को रिमूव करने के लिए, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करवाओगे ना रैशनलाइज, ताकि √2 रिमूव हो जाए, तो √2 आ गया इंटू आई कंपोनेंट, फिर प्लस का 2 से 2 कट गया, नीचे 1/3√2, अगेन √2 को रिमूव करवाने के लिए रैशनलाइज करवाओगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू जे कंपोनेंट, माइनस का 2 से 2 कट गया तो 1/3 का 1/3, अगेन √2 को रैशनलाइज करवाओगे तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू के। तो बेटा अब इसको फाइनली आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 4, तो ये ऊपर आ गया मेरे पास सिंपल 2√2/3 इंटू आयोटा प्लस का √2/6 इंटू जे, सॉरी आई कंपोनेंट है मैंने आयोटा बोल दिया, ऊपर आ जाएगा √2/6 इंटू के कंपोनेंट, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई एंजॉय समटाइम्स, तो परेशान होने की जरूरत नहीं थी, उसके तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द स्लोप ऑफ fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज -1। ओके ओके ओके, एग्जामिनर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द स्लोप ऑफ fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज -1। ओके, यानी कि आपको एक फंक्शन गिवन है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं अपने पेन का, अपने कलम का, तो fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो एग्जामिनर कहता है कि भाई एक्स की वो क्या वैल्यू होगी जब स्लोप तुम्हारे पास -1 आए, तो अगर मैं इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लूं तो ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, क्या होगा, तो ये आ जाएगा सिंपल। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट को अप्लाई करूँ ना, सर हाशिम की बड़ी बेहतरीन एक शॉर्टकट है, आपको पता है वो शॉर्टकट क्या है,
कि भाई अगर मुझे x डिवाइडेड बाय x माइनस वन का डेरिवेटिव लेना है, तो बल्कि यहाँ पे तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करो। भाई किसी भी फंक्शन का जब आप वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो ना, उसका स्लोप आ जाता है। ये वन टाइम डेरिवेटिव बेसिकली बराबर होता है स्लोप के डी बाई डी एक्स के। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, सही है। और ऊपर आ जाएगा x माइनस का वन एज इट इज। और ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से वन हो गया, बीच में साइन लगाओगे माइनस का। जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके तो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसको अप्लाई कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से वन हो जाएगा, नेगेटिव वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू, ऊपर आ गया x माइनस का वन, फिर माइनस का x, क्योंकि देखो ना ब्रैकेट को ओपन करोगे x माइनस का वन एज इट इज, माइनस का x, और नीचे आ गया x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू आ गई नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास स्लोप की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, नेगेटिव वन के बराबर है। स्लोप की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वन के बराबर है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई m की जगह पे m की वैल्यू को डाल दो ना यार। m की जगह पे मैं नेगेटिव वन को डालता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव का वन और नीचे है x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो भाई क्या बन जाएगा, नेगेटिव वन से नेगेटिव वन कट गया तो वन ही बचेगा, जाहिर है। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, वन बच रहा है। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया सिंपल, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो प्लस का वन बचा हुआ है खाली ऊपर। तो अब ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स और प्लस का वन इक्वल टू वन। इस वन से वन भी कट जाएगा, तो खाली आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स आ गया जीरो के बराबर। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए ना यहाँ से, अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर आ गया कि एक्स की वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगी, या फिर एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू होगी टू के बराबर। तो आपके पास एक्स के दो आंसर्स आ रहे होंगे, या तो जीरो होगा या टू के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं हमारे मुल्क के। कौन करता है सॉल्व, नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं। अब आप बोलोगे सर मुश्किल है, भाई मुश्किल नहीं है, तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, भाई इजी नहीं था, इजी बनाया गया है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा, जब अपने ऊपर आती है तो इंसान को हर चीज डिफिकल्ट लगती है। तो भाई आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको अपने प्रेशर को कंट्रोल रखना है। आज ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था इनफैक्ट, एंड शी वाज टेलिंग मी कि सर बहुत खराब नंबर है। मैंने पूछा क्यों, कहती सर रात में सिर्फ एक घंटे की नींद ली थी मैंने, नींद ही नहीं आ रही थी प्रेशर के मारे, और सुबह वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। भाई नाश्ता लाजमी तौर पे करके जाओ। ये जो आजकल के हमारे नई जनरेशन के बच्चे होते हैं ना, छुए हुए बच्चे होते हैं, माजरत के साथ मैं भी आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ऐसे ही था भाई। अगर हम मेरी पुरानी कभी पिक्चर्स जाके देखेंगे ना, तो मैं इनका था बिल्कुल। तो ये तो खैर बाद में हमने कर लिया वेट थोड़ा सा ही। बट द इशू इज डेट कि यार आजकल के बच्चे नाश्ता नहीं करते। भाई नाश्ता लाजमी तौर पे करके जाओ, नाश्ता इज कंपलसरी। नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, एटलीस्ट एक ब्रेड का पीस लेके चले जाओ, जैम शैम लगा के ब्रेड का पीस लेके चले जाओ। इट्स स्टिल इंपॉर्टेंट, नहीं तो वहां पे चक्कर आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। भाई जो चीज आसान लगती होगी वो भी नहीं कर पाओगे, ये मेरी बात हर एक को पहुंचा दो। देखो सदका जारी है यार, बैच में आना है नहीं आना वो एक अलग चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उससे ज्यादा इज्जत देता है हमें, सही है। तो उसका मसला नहीं है। मसला ये है कि यार मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे वॉमिटिंग फील करते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या वॉशरूम बार बार जा रहे होते हैं। तो भाई पानी कम क्वांटिटी में पियो, मगर अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। हाइड्रेटेड रखने का मतलब ये होता है कि भाई आप आराम से एक लाइट नाश्ता करो, और घर से भी रात में एक प्रॉपर एक डिनर करो, मतलब हल्का सा डिनर करो। ये भी नहीं कि बहुत तुन के खा लिया आपने, सुबह आप निहारी और पाए खा के जा रहे हो, भजे के पाए हैं, भजे के पाए लाहौर के फेमस, वो खा के जा रहे हो। इट्स अननेसेसरी थिंग। बताने का मकसद ये है कि भाई खुदारा एक लाइट सा डिनर करो, और लाइट सा नाश्ता जरूर करो। नाश्ता कंपलसरी है। हमें याद है हमारी वालदा तो भाई चमाड़े करा देती थी अगर नाश्ता नहीं करते थे हम। पॉइंट इज दैट कि यार नाश्ता इज कंपलसरी, आपके लिए जरूरी है बेटा। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द स्लोप ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, नहीं ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, और आपको कंटिन्यूटी की इक्वेशन गिवन है, टू एक्स प्लस बी वेयर एक्स इज लेसर देन इक्वल टू थ्री एंड एक्स प्लस सी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, जरा और से एक बात को पल्ले से बांध लीजिए। और वो बात क्या है कि भाई हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस होता है जब कभी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ सी को बताइए अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू लेसर देन इक्वल टू थ्री के ऊपर, या फिर आपके पास एक्स प्लस सी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री के ऊपर। तो भाई सबसे पहले तो हम यूज कंटिन्यूटी को इस्तेमाल करते हैं ना, कंटिन्यूस फंक्शन की जो कंडीशन होती है हम उसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करने पे जाते हैं। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस का बी
वेयर x इज लेसर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है, सेकंड कंडीशन थी x प्लस का c वेयर x इज ग्रेटर देन 3। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो भाई अगर मैं कंटिन्यूस इक्वेशन का, अगर मैं यूज कंटिन्यूटी को इस्तेमाल करूं एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या कहा था कि आपका फंक्शन लेसर देन इक्वल टू 3 है, तो इक्वल भी तो कहा है ना उसने, तो हम एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर अपनी पहली कंडीशन बनाते हैं। तो भाई मैं कहता हूं कि भाई जब मैंने फंक्शन के अंदर 3 नेगेटिव डाला, ऊपर वाले नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब मैंने 3 पॉजिटिव डाला, पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है, मेरा फंक्शन उस सूरत में क्या है, कंटिन्यूस है। तो भैया सिंपल तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के ऊपर जाऊं, अगर मैं लेफ्ट साइड की लिमिट के ऊपर अब जाऊं, तो लेफ्ट साइड की लिमिट को मैं क्या कह सकता हूं, मैं कहता हूं कि भाई पहली कंडीशन जो है ना, x इज लेसर देन इक्वल टू 3, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो फंक्शन जो मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस बी वाला, उसमें जहां जहां x आ रहा है वहां 3 को डाल के चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और 2 का 2 यहाँ पे भी x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस का b का b एज इट इज। तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 प्लस का b, ये क्या बन जाएगा 6 प्लस का b के बराबर। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर मैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर अब जाऊं, राइट साइड की लिमिट के ऊपर, तो वहां पे मैं कहता हूँ कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो उस सूरत के अंदर मैं कहता हूँ, क्योंकि 3 के ऊपर तो फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि अब की बारी के अंदर जो फंक्शन है डेट इज x प्लस का c, तो ये बन जाएगा सिंपल 3 प्लस का सी। अगर मैं अब इन दोनों को आपस के अंदर इक्वेट करवाऊं, तो ये बन जाएगा सिंपल 6 प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस का सी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। इन दोनों को आपस में अगर मैं इक्वेट करवाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3 यहाँ पे जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो 3 प्लस के बी के बराबर आपके पास सी की वैल्यू आ रही होगी, सी विल बी इक्वल टू बी प्लस का 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डेट्स अ वेरी बेसिक थिंग, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है बेटा इसके अंदर, सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। डेट्स द लॉजिक हियर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं जो भाई ट्राइंगल के अंदर आपके बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, बोथ या नन। तो भाई नन होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि भैया जो एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। एंगुलर बाइसेक्टर कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं ना, बाइसेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। देखो अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें, व्हेनेवर वी डिस्कस द ट्राइंगल्स, तो हमेशा याद रखिएगा वर्टेक्स से जो लाइन निकली और अपोजिट साइड के ऊपर जाके अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। यानी कि वो लाइन जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, वो मीडियन। और द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन इज टर्म्ड एज द सेंट्रॉइड। वाइल वो लाइन जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड के ऊपर जाके, अपोजिट साइड को जाके सिंपल टच करे और वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको हम इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। वो लाइन जो वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको इंटरनल बाइसेक्टर कहा जाता है। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर इज टर्म्ड एज द इनसेंटर। सही है। तो एग्जामिनर कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या बोथ या नन, तो नन होगा ना यार, क्योंकि भैया बाइसेक्टर आपस में पैरेलल थोड़ी होते हैं। ये बाइसेक्टर की अगर मेरे पास तीनों लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बाइसेक्टर आपस में पैरेलल या परपेंडिकुलर थोड़ी होंगे, नॉर्मल सी चीज है। नन होगा ये तो भैया। सही है, ये तो नन होगा हमारे पास सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन के बराबर। करेक्ट आंसर शुड बी इक्वल टू नन। तो नन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम, एक कॉइन है वो 4 दफा उछाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 3 टेल्स। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि एग्जामिनर कह रहा है एक सिक्के को 4 दफा उछाला गया, तो अगर एक सिक्के को 4 दफा उछाला गया है, तो 2 की पावर 4 आपके नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, यानी कि 16 के बराबर। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हें तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है सिंपल तरीके से एक हेड और 3 टेल्स। अब इसको कैसे चेक कर सकते हो, देखो इसको चेक करने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास 16 इवेंट्स हैं, या तो आप जल्दी से 16 इवेंट्स को ड्रॉ करो। मैंने इसकी ट्री डायग्राम आपको सिखाई हुई है, ट्री डायग्राम मैं तो बनाओ पहले। ट्री डायग्राम, पहला सिक्का हेड टेल, फिर इसको दो शाखों में ब्रेक करो, फिर इसको फर्दर दो शाखों में ब्रेक करो, इसको दो शाखों में, इसको दो शाखों में, इसको दो शाखों में, फिर इसको दो शाखों में, इसको दो शाखों में, इसको दो 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 में, तो आपके पास 16 इवेंट्स आएंगे। फिर आपको निकालना क्या है कि तुम्हारे पास अगर 3 टेल्स आ रहे हैं और एक हेड आ रहा हो, तो ऐसे कितने इवेंट्स होंगे। तो इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि भैया तुम्हारे पास अगर 4 कॉइन्स होंगे, तो टोटल इवेंट्स कितने होंगे, 4। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि भाई खाली तुम्हें वो नंबर ऑफ, अच्छा अब देखो इसका मतलब क्या है कि एक तरीका तो वैसे सॉल्व करने का ये, क्या पूरा का पूरा ट्री टेबल डिजाइन करो, एक तरीके से सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या होगा कि देखो आपको निकालना क्या है, आपको एक हेड चाहिए 3 टेल्स चाहिए, ऐसा ही है ना।
और वो किसी भी ऑर्डर के अंदर हो, 3 टेल्स और 1 हेड चाहिए, तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो ना। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होगा कि अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन के पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने का फिर पैटर्न क्या बन सकता है कि देखो मेरे पास टोटल 4 हेड्स हैं, सही है, मेरे पास यानी कि 4 सिक्के हैं, तो 4 एक तरीके से 4 हेड्स हैं, और मुझे उसमें सिर्फ एक चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 1 करके नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई, 4 कॉम्बिनेशन 1 करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो उससे आंसर क्या आएगा? 4 आएगा भाई। अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं तो चारों के ऊपर एक 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 हेड मौजूद है ना, तो अगर 4 कॉम्बिनेशन 1 करता हूँ तो यानी कि क्या होगा? 4 होगा। तो यानी कि मेरे फेवरेबल इवेंट कितने आ गए? 4 आ गए। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आ गए? 16 आ गए। तो 4/16 का मतलब क्या है? 1/4 के बराबर। आंसर विद इन सेकंड्स पे आ जाएगा। ट्री टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक शॉर्टकट मेथड है इसका। खैर, एक और क्वेश्चन बच्चा कह रहा है सर एरिया बताना था कुछ। अब ये 3 ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। इसके अलावा बच्चा कहता है सर हाइपरबोला के अंदर 2 फोसाई और 2 डायरेक्ट्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन था हाइपरबोला के फोसाई और डायरेक्ट्रिक्स के रिगार्डिंग हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हाइपरबोला हैज 2 फोसाई एंड 2 डायरेक्ट्रिसेस। या अब ये क्वेश्चन क्या है भाई, इलिप्स के अंदर भी 2 फोसाई 2 डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, या फिर ये पूछा हुआ होगा कि भाई हाइपरबोला के अंदर ऐसा क्या होता है? तो ऑप्शंस के अंदर 2 फोसाई 2 डायरेक्ट्रिसेस, 1 फोसाई 1 डायरेक्ट्रिसेस, 2 फोसाई 1 डायरेक्ट्रिसेस, 2 डायरेक्ट्रिसेस 1 फोसाई, या तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। खैर, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये आ रहा है आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नस्ट में बहुत आता है, ये नस्ट के अंदर बहुत आता है, और इस बच्चे के पेपर के अंदर भी कॉनेक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। इसको मैं बता देता हूँ कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, मेरे पास इधर भी स्क्रीन होती है, इधर भी कैमरा होता है, इधर भी कैमरा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कहता है if h square is greater than ab then ax square plus का 2hx5 plus का by square equal to 0 represent which। अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है पहले नंबर के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दुनिया में सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है ना, तो अगर तो एग्जामिनर मेरे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन ये यहाँ पे जैसे कि एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपके पास जो एच स्क्वायर माइनस का ए बी होगा, अगर तो इसकी वैल्यू आपके पास लेसर देन 0 आ रही है, तो भाई ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा एलिप्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिप्स को। और अगर मेरे पास एच स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर आ जाए 0 के, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर कभी भी दुनिया के अंदर एच स्क्वायर माइनस के ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस के अंदर भी अगर मैं देखूं तो ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी गिवन है ना, तो माइनस का ए बी को दूसरी तरफ भिजवाओगे प्लस का ए बी बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, माइनस का ए बी जब वहां जाएगा तो प्लस का ए बी बन गया ना। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इलिप्स की कंडीशन गिवन थी। अबे यार ये इत्तेफाक से मैंने आज को अभी के लेक्चर में पढ़ाया कि भाई इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, कि भाई सर्कल के अंदर हमेशा ए और बी बराबर होते हैं, तभी सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, क्योंकि सर्कल के अंदर हर जानिब से डिस्टेंस बराबर होता है, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर सर्कल में बराबर होंगे। जबकि इलिप्स के अंदर कोई एक जानिब बड़ी होती है, कोई एक जानिब छोटी होती है, तो वहां पे इलिप्स के अंदर ए और बी हमेशा आपस में बराबर नहीं होंगे। डेट्स द रीजन कि आपके पास जो इलिप्स का स्ट्रक्चर होता है वहां पे आपके पास कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भैया तुम्हारे पास रेंज क्या होगी? किसकी रेंज पूछ रहा है? -1 से लेके +1 के दरमियान की। -1 टू +1 की आपसे रेंज पूछ रहा था, कोई मसला नहीं है। एक ऑप्शन गिवन था आपको sin x, दूसरा गिवन है sin 2x, और तीसरा गिवन है हमारे पास sin 8x। तो क्या मसला है इसमें भाई? अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर कहता है जो रेंज -1 से +1 है किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है आपके पास sin x को, sin 2 टाइम्स ऑफ द x को, sin 8 टाइम ऑफ द x को, या ऑल ऑफ दीज को। तो यार देखो, एक चीज जो आपको सबसे पहले तो मालूम होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर, मैंने अगेन आपसे आज की क्लास में कहा है कि डोमेन और रेंज का टॉपिक लाजमी तौर पे पढ़ के जाएं। हमेशा याद रखिएगा साइन एक्स की या फिर कॉस एक्स की रेंज क्या होती है बेटा? -1 टू +1। नॉर्मल सी बात है भाई, ये इनके बराबर होती है। अब एग्जामिनर कह रहा है साइन एक्स की या फिर साइन 2x की या फिर साइन 8x की रेंज क्या होगी? तो भाई ये भी सेम होगी, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो आपके पास बेसिकली क्या करता है? एम्पलीट्यूड आपके पास सिंपल तरीके से रेंज को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। मल्टीप्लाइंग द एंगल डज नॉट चेंज द एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा, अगर तो उनसे पहले साइन एक्स से पहले कोई नंबर गिवन होता है ना, वो आपकी रेंज को अफेक्ट करता। सिंपल, जो भी वैल्यू अगर आपके एंगल से मल्टीप्लाई कर रही है, अगर आप कोई भी टर्म को एंगल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो आपकी रेंज को अफेक्ट नहीं करता। तो आपके पास रेंज क्या रहेगी? -1 टू +1 रहेगी। तो ऑल ऑफ दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास होगा सिंपल ऑल ऑफ दीज का। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ था 2 sin x,
उस सूरत में रेंज आपकी चेंज होती कि भाई साइन एक्स की रेंज थी -1 से लेके +1, उस सूरत के अंदर रेंज बन जाती 2 साइन एक्स की रेंज होती -2 से लेके +2 के दरमियान। तो जो नंबर आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले लिखा हुआ होता है वो अफेक्ट करता है, सिंपल जो एंगल होता है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2x डज नॉट सेटिस्फाई ए डैश। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आज के पेपर के अंदर नस के अंदर पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2x इज नॉट सेटिस्फाइड एट डैश, यही क्वेश्चन है ना भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है। पहला ऑप्शन गिवन था x इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा साइन 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 इंटू 0, तो साइन 0 बराबर होता है 0 के, 2 इंटू 0 भी 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस ऑप्शन पे तो सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं पाई बाय 2 डाल के चेक करूं तो पाई का पाई साइन पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, अल्लाह भला करे साइन पाई बाय 2 बराबर होगा ना 1 के, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 के, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, पाई इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो खाली ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे, चेक कर लो भैया, पाई का पाई साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या है, 3 पाई बाय 2 का मतलब है हमारे पास सिंपल तरीके से क्या होगा, 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा ना -1, क्योंकि हमारे पास 3 पाई बाय 2 का मतलब है 270 डिग्री, तो हाँ साइन 3 पाई बाय 2 यानी कि -1 इक्वल टू, अगर मैं 2x की जगह पे 3 पाई बाय 2 डालता हूँ तो 2 तो खत्म हो जाएगा, तो 3 पाई बच रहा होगा, हाँ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी खाली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई सर समेशन का क्वेश्चन आया हुआ था कि k की वैल्यू 7 है, एंडिंग वैल्यू 10 है, k इंटू के माइनस 3 का क्वेश्चन बताना था। अब बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन आज के नस्ल के पेपर के अंदर आया, समेशन के क्वेश्चन, समेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको लाजमी तौर पर उनका ख्याल रखना है। अब देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत बेसिक है यार। एग्जामिनर कह रहा है कि समेशन इनिशियल वैल्यू 7 है, नीचे वाली वैल्यू देखो समेशन में रिप्रेजेंट करती है स्टार्टिंग वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एंडिंग वैल्यू को, आगे आ रहा है के इंटू के माइनस का 3, ये क्वेश्चन आ रहा है भैया। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो के क्या क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस का 3 के। अब स्टार्टिंग वैल्यू 7 है तो पहले 7 को डालोगे इस पूरी इक्वेशन में, तो 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस का 3 इंटू 7, 7 सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर 8 को डालोगे, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 8 दिया 24, फिर 9 को 10 तक जाना है ना, 9 को डालोगे, 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 3 जार इज 27, फिर 10 को डालोगे, 10 का स्क्वायर इज 100, और 10 इंटू 3 30। अब इनको आपस में पहले सिंप्लीफाई करवाओ, 49 में से अगर 21 निकालोगे तो कितना बचेगा, एक कम हुआ 8 और 2 कम हुए 28, 28 के बराबर आना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 64 में से 24 को निकालोगे, 64 में से 24 को निकालूंगा तो 4 का 4 0, और 6 में से 2 गया तो 30, नहीं 40 ना, 6 में से 2 निकाल लो तो 40 बचेगा ना, 40। 81 में से 27 को निकालना है, 81 में से 27 को निकालना है, 81 में से 27 को निकालना है तो क्या बचेगा, 7 और 11, 11 में से 7 गया तो 4 और 5 54, 100 में से 30 निकालोगे 70 बचेगा, सबको आपस में एडअप करवा दो, तो 8 और 4 12 का 2 और 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, तो 192 शुड बी द करेक्ट आंसर, 192 शुड बी द करेक्ट आंसर, चेक कर सकते हो आप इसको खुद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समेशन का आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इनिशियल वैल्यू अगर 1 है, एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी है, और टाइप ऑफ सीक्वेंस आ रहा है सिंपल n का, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज होती है, मगर इसके अंदर n रिप्रेजेंट करता है कोई भी एंडिंग वैल्यू। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है तुम्हारी एंडिंग वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है नेचुरल नंबर्स का, ये इन्फिनिटी तक सीक्वेंस जा रहा है, तो इसके लिए ऊपर तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा आंसर, क्योंकि भैया यहां पे कोई ना कोई एंडिंग वैल्यू अगर होगी तो आपका आंसर फाइनली क्या होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर की सीरीज के बराबर होगा। बात जरा समझिएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला किसी ना किसी स्पेसिफिक वैल्यू तक सब निकाल रहे हो ना, यहाँ पे तो एग्जामिनर कह रहे हैं इन्फिनिटी तक जाना है, इनफाइनाइट सम है, तो वो करेक्ट नहीं हो सकता। एग्जामिनर कह रहा है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो नेगेटिव का 1 होल पावर में अगर 3/2 आ रहा है, यार ये तो बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो भाई नेगेटिव का 1 एज इट इज, होल पावर में 1/2, और सबसे बाहर की पावर में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, तो -1 की पावर हाफ क्या बन जाएगा, ये तो तुम्हारे पास बन जाएगा अंडर रूट में -1, तो आयोटा बन गया, यानी कि आयोटा की पावर क्यूब, सही है ना, रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा, तो ये आयोटा क्यूब बन गया, और आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, आयोटा क्यूब बराबर होता है सिंपल आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो नेगेटिव का आयोटा शुड बी द करेक्ट आंसर।
सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो भाई ये तमाम लॉजिक्स हमने ऑलरेडी आपको बैजेस के अंदर पढ़ाई हुई होती हैं, तो खुदारा ये चीज़ जहन में रखिएगा कि भाई आपने अगर अभी तक अपने नेट 2 की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, या फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, या यूईटी की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आप ऑलरेडी बेतहाशा लेट हो। खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। हमारा पहला बैच यूजुअली अगस्त में स्टार्ट होता है, और जो अगस्त का बैच होता है उसके लिए बच्चे जून जुलाई से रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे होते हैं। अक्सर जो एवरेज बच्चे होते हैं या जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि यार एक महीना पहले तैयारी कर लेंगे, तो भाई फिर अपना हाल देख लीजिएगा, एक महीने में तैयारी कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर बच्चों के जहनों में होता है सिर्फ तैयारी कवर करनी है। हालांकि ना सिर्फ आपको तैयारी मल्टीपल टाइम्स कवर करनी होती है, कोर्स आपको मल्टीपल टाइम्स कवर करना होता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई आपको अपने कोर्स को कई दफा, कम से कम 3 दफा आपको एटलीस्ट अपने कोर्स को कवर करना है, और कोर्स को रिवाइज करना है, पास पेपर्स को कवर करना है, तमाम के तमाम टॉपिकल पास पेपर्स को, टीपीपीस को कवर अप करना है, प्रैक्टिस सेशंस को कवर अप करना है, प्रैक्टिस सेशंस का हिस्सा बनना है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली टेस्टों को देना है। भाई जब तक टेस्ट नहीं दोगे, तैयारी यूट्यूब से कर लो, कहीं से भी कर लो, जब तक टेस्ट नहीं दोगे, टेस्टों को बार बार देना होता है। एफएलपीज अलग देने होते हैं, मॉक टेस्ट अलग देने होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग देने होते हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई इसीलिए तैयारी अभी से स्टार्ट करना कंपलसरी है। बैच की सबसे खास बात क्या है कि भाई बैच के अंदर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कई दफा कवर अप होता है। भाई प्रोफेसर आफ्ताब अलग स्पीड पे अपना कोर्स कवर करवाते हैं जल्दी जल्दी, प्रोफेसर हाशिम अलग पढ़ाते हैं। मुझसे पढ़ने का शौक नहीं है, प्रोफेसर आफ्ताब की क्लासेस को लो, प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस को लो। यानी कि भाई फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर आफ्ताब फिलहाल, सेकंड ईयर मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ एप्टीट्यूड के अंदर। सही है, तो जैसी फर्स्ट ईयर मैथ्स प्रोफेसर आफ्ताब की खत्म हो जाएगी, वो सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पे चले जाएंगे। सेकंड ईयर मैथ्स सर हाशिम की कवर हो जाएगी, वो फर्स्ट एप्टीट्यूड पे कवर चले जाएंगे। इस तरीके से आपका नेट 2 से पहले एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले होगा, फिर नेट 4 से पहले होगा, फास्ट टेस्ट से पहले होगा, यूईटी के राउंड 1 से पहले होगा, जीआईकेआई से पहले होगा, कॉमसेट से पहले होगा, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी, तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। तो भाई सिर्फ कोर्स कवर नहीं करना होता, अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है। फिजिक्स के अंदर सर बिलाल जिया की अच्छी नहीं लगती, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड पढ़ा रहे हैं भैया, सर बिलाल जिया पढ़ा रहे हैं। मल्टीपल टीचर्स आपको मिले हुए हैं, आप पूरे वीक क्लासेस ले सकते हो, पूरे वीक आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं। सैटरडे संडे अगर आप लेना चाहते हो, सैटरडे संडे आपके पास टाइम अवेलेबल है। मगर अगर आप चाहते हो नेट 2 तक कोर्स कवर हो, तो वो कंप्लीट वीक की क्लासेस लेनी होगी, जहन में रखिएगा। सेकंडली सबसे खास बात, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस शीट, उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको हमारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, और वो टीचर्स आपको वो तमाम की तमाम चीजें सॉल्व भी करवाते हैं। यानी कि आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिलता है, और ये वीडियो सोल्यूशन हमारी जो तीसरी टीम ऑफ टीचर्स होती हैं वो क्रिएट करते हैं, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो आपको वीडियो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो आपके आपके ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जीटीज जिनको कहा जाता है, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन प्रॉपर्ली आपको मिलता है। ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है बैजेस के अंदर। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेटर का और आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है, जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिल रहा। लाइव क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर हमारी चल रही होती हैं, तो जो बच्चे अगर कॉलेज जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। प्लस आप अगर सैटरडे संडे की क्लास लेना चाहो वो भी ले सकते हो, सैटरडे संडे अगर आप बिजी हो तो आप वीकडे की क्लासेस को ले सकते हो। और सबसे बढ़कर भाई अगर कोई क्लास आपकी मिस भी हो जाती है, तो वही चूंकि कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर हो रहा होगा, तो वो चीज दोबारा लाइव क्लासेस में भी पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा मिलता है बैजेस के अंदर, जो और कहीं आपको नहीं मिल रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फायदा आपको मिलता है बैजेस के अंदर। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे पास एक और पेपर आ रहा है कि हमारे बैच के बच्चे ने शेयर अप किया हमें पेपर, और इस पेपर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। ये आज के दिन का पेपर है, जिसमें एग्जामिनर कह रहे हैं इंटीग्रेशन पाई बाय 2, अपर लिमिट आ रही है इंटीग्रेशन की पाई बाय 2, और लोअर लिमिट भी आ रही है पाई बाय 2। अच्छा, अब हो सकता है एक क्वेश्चन गलत लिखा हो, मैं आपको दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन का आंसर वैसे बता देता हूं। ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है हमसे। कि भाई हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर अपर लिमिट है पाई बाय 2 की, लोअर लिमिट है पाई बाय 2 की। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है, ये हमारे बैच के बच्चे ने शेयर अप किया, आज 24 नवंबर के दिन का ये पेपर आ रहा है मैथ्स का, तो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर के अंदर क्या एग्जामिनर कह रहा है कि भाई देखो, अगर आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, अपर लिमिट है पाई बाय 2 की, लोअर लिमिट भी सेम पाई बाय 2 की आ रही है, और आगे कोई भी इंटीग्रल आ रहा है एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी अगर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर आपस में बराबर हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। क्योंकि अगर दोनों लिमिट्स बराबर आ रही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटीग्रल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंक्शन, हमेशा आंसर क्या होगा? जीरो के बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का आ गया भाई। एग्जामिनर कह रहा है पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ रहा है मेरे पास। पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है हमें x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 की पावर में होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो भाई इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे सॉल्व करने के ऊपर जाएं तो भैया देखो यहाँ पे इररिड्यूसिबल फंक्शन गिवन है। इररिड्यूसिबल फंक्शन कैसा आ रहा है और स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो भैया अगर मैं इसको ब्रेक करने के ऊपर जाऊं तो ये बन जाएगा सिंपल a डिवाइडेड बाय x प्लस का 4, यानी कि एक अननोन मैंने इसके लिए सपोज करूंगा, फिर एक अननोन आप सपोज करोगे ये जो आपका रिपीटेड फंक्शन आ रहा है उसके लिए। सही है ना। तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना। तो एक तो आपने अननोन स्कोर एक अननोन आपने सपोज किया आपने सिंपल x प्लस 4 के लिए, और एक अननोन आप सपोज करोगे जो आपकी रिपीटेड वैल्यू है उसके लिए। अब आप इसको ब्रेक डाउन करवाओ। यहाँ पे अब एलसीएम लेते थे, अगर याद हो गलती से आपको पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में वैसे हम पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे आपके पास एलसीएम में x प्लस 4 का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो इस x प्लस 4 के पास एक x प्लस 4 कम है तो आपने x प्लस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस का b एज इट इज। तो इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपल ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस का 4 प्लस का b प्लस का b। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको जो फैक्टर गिवन है उस फैक्टर को जीरो के बराबर कंसीडर करो। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, हमारे पास सिंपल तरीके से फैक्टर किसके बराबर है, हमारे पास फैक्टर आ रहा है x प्लस 4 के बराबर। तो x प्लस 4 को मैं जीरो के बराबर कंसीडर करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव 4 के बराबर। जहां जहां x आ रहा है उसको प्लॉट कर दो। तो ये बन जाएगा सिंपल x की जगह पे नेगेटिव 4 प्लस 1 इक्वल टू a का a, और यहाँ पे नेगेटिव 4 प्लस 1 ये जीरो बन जाएगा प्लस का b, यानी कि b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव 4 प्लस 1 नेगेटिव के 3 के बराबर। अच्छा अगर तो अब आपको a की वैल्यू भी जैसे कैलकुलेट करनी है तो फिर a की वैल्यू निकालने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको इस इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x प्लस का 1 इज इक्वल टू a x प्लस का 4a प्लस का b। तो चूंकि आपके पास x कोफिशिएंट को आप कंपेयर करवाओगे आपस में, तो यहां से a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो a 1 है b नेगेटिव 3 है, इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेसिक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है तभी खाली सॉल्व कर पाओगे। तो a की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड b इज नेगेटिव 3, तो नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 3, 3 एंड द लाइन x बाय 3 माइनस y बाय 4 प्लस का 1। सिंपल पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है यार। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कि देखो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है x बाय 3 माइनस का y बाय 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 12 के बराबर। यहाँ पे आ गया 4x माइनस का 3y इधर प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 12, ताकि एलसीएम सबके नीचे सेम आ जाए। सबके नीचे 12 आ गया तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a बराबर है 4 के, b बराबर है नेगेटिव 3 के, c बराबर है 12 के, और आपको पॉइंट क्या गिवन था, पॉइंट आपको गिवन था 3, 3 का। तो ये आपका x और y आ गया। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करो, पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पॉइंट लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है d इज इक्वल टू मॉडुलस, यहाँ पे आता है ax1 प्लस का by1 प्लस का c, नीचे डिवीजन में अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, a यानी कि 4 इंटू x1 इज 3 प्लस का b बराबर है नेगेटिव 3 के, y बराबर है 3 के, c बराबर था 12 के, नीचे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर इज 4, तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस नेगेटिव 3 का स्क्वायर इज पॉजिटिव 9। तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 आर इज 12। समटाइम्स व्हेन आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, भैया आई एम इन माई मूड, तो -3 इंटू 3 माइनस का 9 प्लस का 12, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 और 16 प्लस का 9 अंडर रूट 25। तो 12 प्लस 12 क्या बन गया, 12 और 12 मेरे पास ये बन गया 24। 24 में से 9 निकालोगे तो क्या बनेगा, 24 में से 9 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 24 में से 9 जाएंगे, 24 में 10 जाएंगे तो 14, 9 निकालोगे तो 15 बनेगा। तो ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया 5, 5 3 इज 15, तो 3 आपका आंसर होगा। 3 आपका पर्टिकुलरली आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ टेंजेंट एंड साइन आर पॉजिटिव विच कोऑर्डिनेट इज दिस। तो
तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो खाली एक ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पे टेंजेंट और साइन दोनों पॉजिटिव हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है। सिनोनियम ऑफ फ्यूटिव पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आ रहा है, फिजिक्स का आ रहा है पोर्शन, फिजिक्स के टीचर आपको सॉल्व करवा देंगे। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एफ एक्स बराबर है टेंजन क्यूब एक्स के, तो बताइए एफ डबल प्राइम पाई बाय 2 क्या होगा। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है भैया, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, ये वाले क्वेश्चंस पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भाई देखो, आपके पास आज के 24 नवंबर का क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया टेंजन क्यूब एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है टेंजन क्यूब एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव बताना है। पहले वन टाइम डेरिवेटिव लो, पावर फॉर्मूला, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बेस का डेरिवेटिव लोगे, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया इस पैटर्न के ऊपर यहाँ तक। तो अब इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेना है। अब अगर इसका हम एक और दफा डेरिवेटिव अप्लाई करने पे जाएं, तो यार देखो, इसका एक और दफा अगर डेरिवेटिव अप्लाई करने पे जाओगे ना, तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा। उससे आसान तरीका बताऊं सॉल्व करने का, उससे आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्टली सेक स्क्वायर की जगह पे वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर को प्लॉट कर दो। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे काम करता हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर का टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज, और मुझे पता है सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है किसके, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ना, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उससे फायदा क्या होगा, ये थ्री टाइम्स टेंजेंट इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो ये बन जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस का थ्री टाइम्स ऑफ टेंजेंट की पावर 4x। अब मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, सही है। मैंने फंक्शन का देखो एक दफा डेरिवेटिव ये लिया था, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करवा दिया। अब जब मैं इसका एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा ना, थ्री का थ्री पहले आ गया, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कि सिंपल पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, सॉरी पावर को पहले लिखोगे तो टू पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करके टर्म को लिखोगे, और फिर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर के बराबर, सही है। फिर प्लस का थ्री एज इट इज, और अगेन टेंजेंट की पावर 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट क्यूब एक्स, और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अब फाइनली अब अपने एंगल को पुट कर दो। अब आपने देखो दो दफा डेरिवेटिव ले लिया ना बेटा, अब आपने क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन से दो दफा डेरिवेटिव ले लिया, तो अब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि अब आपने दो दफा डेरिवेटिव ले लिया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो कि थ्री टू जार सिक्स एंड थ्री फोर जार इज 12, तो ये सिक्स बन रहा है और ये 12 बन रहा है, तो एक ही दफा मैं 12 को यहाँ से 6 को कॉमन ले लेता हूँ, और टेंजन और मैं एक और काम ये करता हूँ कि टेंजन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को भी कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 6 कॉमन ले लिया, टेंजन एक्स कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, हमें तो 1 बच रहा होगा, प्लस का साइन यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि थ्री फोर 12 बन गया था, 6 बचेगा, और एक टेंजन कॉमन लिया है तो टेंजन स्क्वायर एक्स अंदर मौजूद है, और ये अंदर बच रहा होगा। तो अब देखो, अब फाइनली आपको एग्जामिनर कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद पाई बाय 2 अप्लाई करो। पहले तो देखो टेंजन पाई बाय 2 क्या होता है, भाई टेंजन पाई बाय 2 बराबर होता है किसके, टेंजन पाई बाय 2 हमारे हमेशा बराबर होगा टेंजन 90 बराबर होता है इन्फिनिटी के, सही है। और सेक पाई बाय 2 क्या होगा, देखो सेक बराबर होता है कॉस के रेसिप्रोकल के। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है जीरो के, तो सेक 90 क्या होगा, सेक 90 भी इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये तो गेम हो गया हमारे साथ भैया, क्योंकि भैया देखो ये भी इन्फिनिटी हो गया पूरा का पूरा, ये वन प्लस का इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा होगा फिर मेरे पास। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। वैसे अभी हम ये डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, माय बैड के हमने हमने डायरेक्टली चेक नहीं करा, उसके पीछे रीजन ये कि टेंजन तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ना, माय बैड माय बैड, हमें डायरेक्टली जब टेंजन गिवन था, तो भैया हम इसको पहले ही चेक कर लेते हैं, टेंजन का डबल डेरिवेटिव, टेंजन के अंदर जब पाई बाय 2 डालोगे, टेंजन पाई बाय 2 इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो मैंने इसमें गौर से देखा नहीं था, बट यहाँ पे पाई बाय 2 के अलावा कोई भी जब एंगल होगा तो इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। मैंने जानबूझकर अगर आपको एक मेथड सिखाया ना, तो मेथड सिर्फ इसलिए दिखाया है कि भाई आप ये समझ सको कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये वाले क्वेश्चन आजकल नस में बेतहाशा आ रहे हैं, दैट इज द रीजन कि आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें सॉल्व कैसे किया गया है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारी एक्स अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, पाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास अगर एक्स अप्रोच कर रहा है पाई के ऊपर, तो बताइए वन प्लस का कॉस पाई। अच्छा वैसे बाय द वे पहले तो कॉस पाई समझो, कॉस पाई होता क्या है, कॉस 180 क्या होगा भाई, कॉस 0 डिग्री
बराबर होता है 1 के, तो cos 180 बराबर होता है -1 के। उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक्स एक्सेस के ऊपर cos हमेशा +1 और -1 के आंसर्स देता है, सही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे और नीचे भी देखो पाई माइनस का पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे एल हॉपिटल रूल को। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा नेगेटिव का sin x, और नीचे पाई का डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट है 0 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो साइन एक्स बन रहा है। तो साइन पाई किसके बराबर होगा, साइन 180 बराबर होगा 0 के, क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर शो करता है 0 का एंगल, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर, 180 के ऊपर, 360 के ऊपर हमेशा साइन का आंसर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंपल साइन 0 बराबर साइन 180, साइन 180 बराबर होगा 0 के, तो करेक्ट आंसर शुड बी 0। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन मैंने ये ऊपर वाला छोड़ दिया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था इफ अ सेंट्रल एंगल, क्या कह रहा है भैया, इफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एन आर्क व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द मेजर एक्सिस, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, if the central angle of an arc is 30 degree what is the corresponding angle on the major arc। यार अगर तो ये क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है, तो भाई अगर मेरे पास सेंट्रल एंगल आ रहा है 30 डिग्री का, तो लेट सपोज 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल है, तो भाई हमें पता है कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 का, कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 का, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा, 330 डिग्री बचेगा, कंप्लीट एंगल 330 डिग्री का बचेगा, सिंपल है। तो भाई सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर आर्क क्या बनेगा, 330 डिग्री का बन रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि सर दिस वाज नॉट द रियल क्वेश्चन बट इट वाज समथिंग लाइक दैट। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि सर क्वेश्चन गिवन था कॉट क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये बच्चे ने सही क्वेश्चन नहीं बताया हुआ, इस क्वेश्चन में भंडा है, मगर इसको सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन बेसिकली आपको गिवन है कॉट क्यूब एक्स, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सिंपल साइन स्क्वायर एक्स, और आगे आ रहा है फाइनली कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए फिर आप सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाओगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई देखो हम सब्स्टिट्यूशन करवा लेंगे कि भाई लेट सपोज u बराबर है किसके, साइन एक्स के, तो du बराबर होगा किसके, जब डेरिवेटिव लोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और डी एक्स तो नीचे डिवाइड हो रहा होगा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो du की वैल्यू आ गई। अच्छा, और इसको फिर आप इस पैटर्न के ऊपर ब्रेक करवाने के ऊपर जाओगे ना यार, इसको फिर आप इस पैटर्न के ऊपर ब्रेक करवाने के ऊपर जाओगे, तो cos x इंटू डी को आप रेप्लीकेट करवा दोगे, तो ये मेरे पास आ गया फिलहाल तो कॉट क्यूब एक्स का कॉट क्यूब एक्स, और साइन को हमने कहा है यू के बराबर है तो यू स्क्वायर बन गया, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स ये आ गया डी यू के बराबर। तो कॉट क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी फर्दर ब्रेक करोगे फिर कैसे, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये आ गया यू स्क्वायर इंटू डी यू। अब हमें पता है कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर इसको अंदर ब्रेक करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू कॉट एक्स, कॉट का कॉट इंटू यू स्क्वायर इंटू डी यू। अब कॉसेक को क्या होता है भाई, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर गिवन है तो ये बन जाएगा 1 बाय यू स्क्वायर माइनस का 1। और कॉट क्या होता है, कॉट आपके पास होता है अल्लाह भला करे क्या चीज, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, मगर कॉट का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉट का। तो इस पैटर्न के ऊपर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर लेकर जाओगे, फिर इस कॉट को रिप्लेस करवा दो किसके, कॉस अपॉन साइन से, कॉस अपॉन साइन अगर यहाँ पर आ गया, कॉस अपॉन साइन अगर यहाँ पर आ गया तो ये जो यू स्क्वायर होगा, चूंकि साइन को हमने यू कहा हुआ है तो इससे यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल कॉस इंटू साइन यानी कि कॉस इंटू यू बच रहा होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास मेरी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा था, अगेन ये मैंने आपको अपने पास से बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई कर रहे होगे, बट अगेन क्वेश्चन पे मैटर करता है कि क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट क्या कर रहा था, डेट मैटर्स अ लॉट हियर। तो रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन हमें एग्जैक्टली नहीं गिवन, बच्चे ने कहा है दिस वन नॉट द रियल क्वेश्चन बट इट वाज एग्जैक्टली ऑफ दिस टाइप। तो एग्जैक्टली ऑफ दिस टाइप का मतलब है कि एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पता वहां पे क्यूब था या स्क्वायर था या क्या था, तो मैंने आपको एक तरीकेकार बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर आप उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चा कहता है हाउ नंबर ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 5। तो भैया देखो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चार नंबर्स क्रिएट करने और आपको डिजिट्स क्या गिवन है, आपको डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 और 5, तो इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, भाई ये ऑड है,
ये ऑड है, ये ऑड है। तो भाई अगर मुझे 4 नंबर्स क्रिएट करने हैं, 4 नंबर्स क्रिएट करने हैं, तो ऑड नंबर बनाने की कंडीशन क्या होगी? हमेशा एंड डिजिट में ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर्स की सिर्फ 3 आपके पास चॉइसेस हैं। यूनिट प्लेस में सिर्फ 3 आ सकता है, यानी कि यूनिट प्लेस में सिर्फ इन 3 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यूनिट प्लेस के बाद नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? सिर्फ 3 की। टोटल नंबर 5 थे। जब आपने एक नंबर ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डाल दिया, तो यहाँ पे आपका एक नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, यहाँ पे एक और चॉइस कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 3 2 जार 6 एंड 4 3 जार इज 12 एंड 12 6 जार इज 72। तो करेक्ट आंसर शुड बी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एन कम्बिनेशन आर प्लस एन कम्बिनेशन आर माइनस का 1। भाई ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे पास एन प्लस वन कम्बिनेशन आर के। कि भाई कभी भी दुनिया के अंदर एन कम्बिनेशन आर प्लस एन कम्बिनेशन आर माइनस वन किसके बराबर होता है? एन प्लस वन कम्बिनेशन आर के। ये बड़ा मशहूर फॉर्मूला है हमारे पास, ये उसके ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई क्वेश्चन आ रहा है 1.012 होल पावर में 5। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आज नस के पेपर में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करोगे। भाई 1.012 गिवन है ना, तो 1.012 होल पावर में 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 का 1 प्लस के साइन के बाद क्या मौजूद है? 0.012। और होल पावर में क्या है? 5 मौजूद है। होल पावर में क्या है? 5 मौजूद है। ये आपके पास ए आ गया, और ये जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आ रहा होगा? बी आ रहा होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, क्योंकि आपके पास 1.012 गिवन है। तो 1.012 का मतलब क्या है कि अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर लेकर जाओगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर इसको लेकर जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है हमारे पास? ये होगा सिंपल तरीके से ए का ए प्लस एन कम्बिनेशन वन प्लस, सबसे पहले हमारे पास ऑब्वियसली एन कम्बिनेशन जीरो, ए की पावर एन माइनस का वन इंटू बी की पावर जीरो। फिर आगे आएगा एन कम्बिनेशन वन, ए की पावर एन माइनस का टू, बी की पावर वन। इस तरीके से 5 टर्म तक इसको एक्सपेंड करवाओगे। मगर इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत छोटा है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। एन कम्बिनेशन जीरो यानी कि 5 कम्बिनेशन जीरो बन गया, और ए किसके बराबर है? 1 के। 5 माइनस का 1 5 आ जाएगा। बी बराबर है मेरे पास 0.012 के। 0.012 की पावर में जीरो, तो ये भी खत्म हो जाएगा, 1 के बराबर ही आ जाएगा। और यहाँ पे n कम्बिनेशन 1 यानी कि 5 कम्बिनेशन 1 बन जाएगा। a बराबर है 1 के। पावर के अंदर अब एक निकालोगे, एक, सॉरी यार, n माइनस का 0 होता है पहले, फिर n माइनस का 1 होता है। माय बैड, माय बैड, है ना भाई? तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास n माइनस का 1, तो ये बन जाएगा सिंपल 4। और b बराबर है 0.012 के। पावर में आ जाएगा अब की बारी में 1। इस तरीके चलता जाएगा। मगर चूंकि नंबर बहुत ही छोटा आ रहा है, तो इतना आगे आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपके पास क्या बन जाएगा? 5 का, ये तो आपके पास डायरेक्टली 1 हो गया, ये भी आपके पास 1 हो गया, और 1 का 1 एडिट आ गया। 5 कम्बिनेशन 1 क्या होगा? 5 कम्बिनेशन 1 होगा हमारे पास 5 के बराबर, और इसको 0.012 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, और उसी के ऊपर चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। कैसे? ये बन जाएगा मेरे पास 5 टू 10 का 0, और 1 5 अंदर 5 और 1 6। तो ये बन गया 0.060। तो 1.060 शुड बी द करेक्ट आंसर। डेसिमल के अंदर आंसर जो गिवन होंगे ना, उसमें 1.06 समथिंग कोई जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हमारे पास अभी एक और बच्चे ने अपना पेपर अभी रिसेंटली शेयर अप किया है, तो उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्स एक्सिस in the presence of an electric field negative 2e, will the proton slow down, speed up, deflect up या deflect down? इसके रिगार्डिंग फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। फिजिक्स का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ्ड एंड लेंथ इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फ्लक्स? और इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास मैथ्स के अंदर कि भैया कॉट एक्स की वैल्यू अगर बराबर है 1/2 के, 1/2 ऑफ दी कॉसेक एक्स के, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई के दरमियान? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एक आया हुआ था कि सॉल्यूशन आपको इसी के अंडर बताना है। कॉट एक्स अगर बराबर है 1/2 कोसेक एक्स के, तो भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अब ये क्वेश्चन आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का आ रहा है, तो आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करोगे और फिर अपनी वैल्यू को निकालोगे। कॉट एक्स जैसे कि बराबर होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन के, इक्वल टू के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1/2 का 1/2। कोसेक बराबर होता है हमारे पास 1/sin x के, तो sin x से sin x कट गया, तो यानी कि cos x की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर। तो cos में ऐसा कौन सा एंगल डालोगे आंसर 1/2 के बराबर है? तो जाहिर सी बात है cos 1/2 कहाँ पे देता है? 60 डिग्री के ऊपर देता है। तो यानी कि आपका एक आंसर होगा π/6 के बराबर। सॉरी, 60 डिग्री का मतलब है π/3, हम सॉरी, 60 डिग्री का मतलब है π/3। 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल के ऊपर बताना था। इसके अलावा समेशन ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 3 पावर के, 0 से लेके के ऊपर बताना है कन्वर्जिंग है कि नॉन कन्वर्जिंग है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1.01 की बाइनोमियल एक्सपेंशन पूछी हुई थी भाई।
और 1.03 की पावर 5 के ऊपर भी पूछी हुई थी, फोर्थ डेसिमल के ऊपर ये पूछी हुई थी। यानी कि बायनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे भाई। ये भी अभी नर्स का पेपर है। वर्क रिलेटेड एमसीक्यूज था। अगर वर्क 15 जूल है, फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर की है, वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी? Another similar MCQs, but they gave 2 3-dimensional force and displacement vector. 2 MCQs were related to collinearity, स्टैंडर्ड और स्लोप के फॉर्मूलाज के ऊपर, यानी कि कॉलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट था। 2 MCQs were related to one question was checking the type of conic. 2 parallel lines cut perpendicular to the axis of the conic क्या बनेगा? 2 circles with the same different radius. 2 circles with a different radius क्या होगा? एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक और हमारे शागिर्द ने अपना पेपर शेयर किया, इनका नाम है हसनैन, बैच नंबर 1B से, कि भाई एक क्वेश्चन आया हुआ था, टू पंप्स ए एंड बी, पंप ए एम्प्टी अ पूल इन 4 आवर्स एंड पंप बी एम्प्टी द पूल इन 6 आवर्स, व्हेन द टू पंप्स आर वर्किंग टुगेदर व्हाट टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी 50% ऑफ द पूल। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा सर मेरे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से 7 से 8 सवाल थे, कॉनिक से 5 से 6 थे, बाकी सीक्वेंस सीरीज के काफी सारे आए थे। समेशन खुदारा समेशन कर लें, 5-6 क्वेश्चन समेशन के आए हुए थे। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के 3-4 थे। फिजिक्स सारी की सारी न्यूक्लियर एटॉमिक वर्क चार्जेस से आई थी। वेव के 2 एमसीक्यूज थे और बड़े बेसिक से। फिजिकल ऑप्टिक्स से 3-4 एमसीक्यूज थे। इंग्लिश सारी वोकैब्स के ऊपर आई थी, 3 कॉम्प्रिहेंशन से, 2 चूज द करेक्ट सेंटेंस थे। एंड थैंक यू सो मच सर, आपको और प्रोफेसर आफ्ताब का काफी आसान लगा। आपका और सर आफ्ताब का काफी अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स आया। वेरी गुड यार, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो ये हमारे पास ओवरऑल आज के नर्स के जितने पेपर से, मेरे पास खैर एक पेपर अभी और भी आया है, बट अब उस करवाने की मेरी हिम्मत नहीं, उसे कल करवाऊंगा। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपके पास करेक्ट स्पेलिंग आई है सोविनियर की। इसके अलावा आपके पास परसियस का, FEROCIOUS, फियर्स का आपके पास मीनिंग पूछा हुआ था। एंटोनियम पूछा हुआ है आपसे इम्प्रूडेंट का, एंटोनियम पूछा हुआ है अपब्रेडेड का या रेप्रीमेंट का। इसके अलावा हमारे पास बेसिक एरिया ऑफ शेडेड रीजन का क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का है। फिजिक्स के अंदर रिएक्शन अकर सन का पूछा हुआ था। कैथोड रेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसके अलावा वोल्टेज के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कल की क्लास में बता रहा हूँ। इसके अलावा मैथ्स के अंदर वर्टोलम टाइप के कॉन्सेप्ट आए हुए हैं भैया। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कॉस इनवर्स 0.51 किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। कॉस इनवर्स क्या क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 0.51 अप्रोक्सीमेटली क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये हमारे पास आज के नर्स के 24 नवंबर के तमाम पेपर्स जो मैंने आपको सॉल्व करवाए, नेट नंबर 1 2024। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो भाई, इन तमाम लेक्चर्स को मेरी टीम बैठ के तैयार कर रही होगी। इन तमाम लेक्चर्स को हम आपको अपने बैचेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवा रहे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी तो खुदारा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी आपके पास टाइम अवेलेबल है। तैयारी अपनी प्रॉपर करिए, तैयारी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमारे जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, उसका हिस्सा बनिए। उस बैच में नस के नेट नंबर 2 की, नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की सबकी तैयारी कवर अप होगी। बैच का हिस्सा क्यों बनना है आगे चल के वो दोबारा डिफाइन भी कर दूंगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है, तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो, तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो एक दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है, तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना। नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नर्स के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है, मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं, या ध्यान में रखिएगा। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि ये लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार बेकार एप्लीकेशंस जिनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं, और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर।
सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नस्ट के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नस्ट के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा, जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है, जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं। बताने का मकसद ये कि वो हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा भाई, यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज्ड पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है, ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है, जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है भाई। उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते, या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर, इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है, जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है, और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना, और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास पेपर सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व करें, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले एक दफा कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं।